Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. In this video, we will discuss PT 365 of Environment released by Vision IAS for UPSC CSE Prelims 2023. यहाँ पे इन्वायरमेंट की इस मैगजीन को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इंग्लिश मीडियम में ये जो मैगजीन है ये 130 पेजेस की है और हिंदी मीडियम में अप्रॉक्स 180 टू 190 पेजेस के बीच में है। 189 के आसपास कुछ पेजेस है इसमें, ये है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लगभग इतना जो पेजेस है इसमें आपको अच्छे से मालूम होगा कि इतने में एनसीईआरटी की लगभग एक बुक, ठीक है, एक बुक कंप्लीट हो जाती है इतने में। लेकिन हम इस सिर्फ इन्वायरमेंट की इस मैगजीन को कैसे कवर करें, जबकि हमें ये मालूम है कि सभी इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से कवर नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस हमें अलग से भी डिस्कस करने होंगे और मेनली जनवरी, फरवरी और आपका जो मार्च है 2023 का, इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है आपके यहाँ से इन 3 मंथ की मैगजीन से कवर होंगे। अब इसके बाद में आपको देखना है कि 3 मंथ तो ये रह गया और इसमें जो मेंशन है ये आपका अप्रैल 22 से लेकर दिसंबर 22 तक की न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस है। तो आपको बस एक स्मार्ट स्टडी करना है। एक्चुअली आपको ये भी मालूम होगा कि जब आपने 2022 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया होगा और यदि आप बिगनर हैं तो आपने शायद वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप बिगनर हैं चाहे जो भी है, आपने पहले अटेम्प्ट किया है, ठीक है, रिपीटर है, आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि यूपीएससी का ट्रेंड दिनों दिन बढ़ रहा है, ठीक है, सुधर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंजेस हो रही हैं। तो इन्वायरमेंट की इस मैगजीन से हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसमें देखिए इसमें टोटली 4 टॉपिक ही हैं जो मेनली डिस्कस करने हैं। इसके अलावा आगे के टॉपिक्स हमें डिस्कस नहीं करने। इसमें से भी क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो देखिए पहला है आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करना बनता है। क्लाइमेट चेंज में आपकी जो आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट है जिसका पार्ट 3 आया है, पार्ट 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट से पहले कर लिया। तो इसमें मेन हाईलाइट क्या है वो देखेंगे। मेथेन एमिशन आप सबको मालूम है क्या चलता है, तो बस इसको आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है कि मेथेन एमिशन में क्या बात करनी है। ओशन एसिडिफिकेशन टर्म आपको मालूम है और आर्कटिक सी के बारे में आपको मालूम है। यहाँ पे नई कन्वेंशन हुई है या कुछ है तो वहाँ आप देखेंगे, जैसे एक आया था आपका पोलर कोड आया था, ठीक है। तो ऐसी यदि कोई टर्म बनती है या फिर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नई बॉडी है, यदि वो कुछ आपका आर्कटिक या ओशन से रिलेटेड कोई नई कन्वेंशन या आपका ट्रीटी वगैरह कुछ हुआ है या फिर उनके कुछ गाइडलाइंस या रूल्स आए हैं तो डिस्कस करना है। इसके अलावा हमें ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में यहाँ से नहीं पढ़ना, ना ही आर्कटिक आइस के बारे में यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्स्ट 1.2 पॉइंट आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव। अब देखिए यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से हमें 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्कोप 27 में हमें कुछ नहीं देखना, बस हमें ये देखना है कि नई इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, न्यू इनिशिएटिव्स के उनके नाम, उनकी फुल फॉर्म एंड जो बॉडीज़ जिसने उस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, बस ये चीज़ देखना है। ना ये देखना है कि वो कब लॉन्च हुआ कब नहीं हुआ, ठीक है, उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री में नहीं जाना, बस इनिशिएटिव का नाम जरूर आना चाहिए। बिकॉज ये रिसेंट के टॉपिक्स काफ़ी परेशानी खड़ी करते हैं जब प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और फैक्चुअल डेटा इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअली जो स्टेटमेंट होते हैं वो वहाँ पे पुट किए जाते हैं। इसके साथ में आपका LTLEDs जो आपके हैं लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जो है इंडिया की, इसमें आपको टारगेट्स नहीं देखना है क्या है, इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे वो 2 या 3 पॉइंट है जो मैंने नोट किए हैं, वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। 50 ईयर ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तो इसका बस 1972 में आया था। और इसके बाद में इससे कौन कौन सी नई बॉडीज़ आगे बनी, जैसे रियो समिट से क्या बना आपका UNFCCC बना, UNCCD बना और CBD बना। ऐसे इस कॉन्फ्रेंस के बाद में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कह सकते हैं प्रोटोकॉल हुए, वो इन्फॉर्मेशन रखना है। इसके अलावा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ उसको कोई ध्यान नहीं देना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है, बस कुछ नया अपडेट है तो वो देखना होगा। और आपका UN ओशन कॉन्फ्रेंस है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ओशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कई बार। इसके बाद में ये रोड मैप है आपका इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज से रिलेटेड। बायो रिफाइनरीज देखिए कुछ टर्म है, जैसे बायो रिफाइनरी है, एक आपका बायोसाइड्स जिसे बोलते हैं, बायोसाइड्स जैसे पेस्टिसाइड होता है ऐसे बायोसाइड्स होते हैं, ठीक है। बायोमास है, बायोगैस है, तो बायो 4 है। ऐसे जिस टर्म में बायो आता है उसको आप कभी मिस ना करें, प्रीलिम्स में कभी ना कभी वो क्वेश्चन पुट हो ही जाना है। इस बार नहीं तो अगली बार बन जाएगा। मिशन लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसको अच्छे से कर लें। लाइफ की फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, बस इतना ही आपको आना चाहिए। CBAM काफ़ी पुराना टॉपिक है, इसको आप छोड़ दें, बस इतना याद रखें कि किस रीजन से रिलेटेड है। जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है ना, तो उससे रिलेटेड है ये आपका CBAM। तो ये थोड़ा सा आपको बस उसका डोमेन याद रखना है कि कहाँ बात करनी है। इसको अपन एक वीडियो में सिर्फ अपने को टॉपिक्स में क्या क्या यहाँ पे स्टडी करना वो देखेंगे। अगली वीडियो में हम जो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 3 वीडियो में हम इस इन्वायरमेंट की मैगजीन कवर कर लेंगे। और ISA का आपको पता है कब बना था, 16 के आसपास बना था, गुड़गांव में इसका आपका हेडक्वार्टर बना था।
बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले से आती है, उसको यहाँ से नहीं पढ़ना है, नया कुछ हुआ है तो वो देखना है, बाकी इसको इग्नोर कर देना है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF काउंसिल जो है, इसके बाद में ग्रीन क्लाइमेट फंड है, तो ऐसे कुछ फंड है क्योंकि COP27 में इसी भी फोकस हुआ है आपका क्लाइमेट फिनांस के ऊपर। तो क्लाइमेट फिनांस के ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैसिलिटी है, कोई काउंसिल है, उसको बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना तो आप फिर उसको लीव करने के अलावा कोई चांस नहीं बनेगा यदि आप उसको पहले से आपको स्टेटमेंट आता नहीं है तो। क्योंकि ऐसे ऑप्शंस में क्या होता है, आपको 50-50 के चांस पे तो आप आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपको एक रिस्क लेना होता है, तो रिस्क आपको ना लेना पड़े इसलिए आपको पहले से थोड़ी चीज़ें करके रखनी पड़ेंगी। आगे है थर्ड में है कि आपका क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। इसमें आपके नए अपडेट जो की है एनडीसी में, एनडीसीज में, इसमें कुछ इमिशन के बारे में एनडीसी डेवलप अपडेट किया है, और कुछ सोलर का टारगेट है वो डिस्कस करना है। आपकी AGR रिपोर्ट है, एडप्शन गैप रिपोर्ट है, इसकी नई फाइंडिंग्स क्या है वो देखना है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, इस पर कोई बात नहीं करनी है, कुछ खास इंपॉर्टेंस में नहीं है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, कार्बन यूटिलाइजेशन क्या होता है, कैप्चर के कौन कौन से मेथड है। तो ऐसा कार्बन पे क्वेश्चन लगभग बनता है, जैसे कार्बन है, एयर है, वाटर है, ठीक है, और एक आपका जो न्यू पॉल्यूटेंट जो है, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ऐसे इन्वायरमेंट में हर साल 4 क्वेश्चन तो ये कंफर्म आते हैं। अब इसमें किस डायनेमिक्स इसका ऐड किया जाता है, कौन सा डायनेमिक्स इसमें ऐड किया जाता है, वो आपको देखना होता है। यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट है, थोड़ा सा आइडिया इसका लेना है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। अदर रिलेटेड न्यूज़ कंसेप्ट वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे बात करेंगे, और रिपोर्ट इंडाइसिस को भी देख लेंगे। सेकंड है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आपको देखिए, एक तो NCAP, एक आपका है CAQM, ये आपके NCR रीजन के लिए होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा दिल्ली के पर्सपेक्टिव में पढ़ना होता है। बाकी आपका TPP के लिए न्यू प्लांट जो कह सकते हैं नॉर्म जो बनाई है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको देखना है। बाकी मैंने ये मैंने नोट्स भी बनाया है, तो अब की बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सब मैगजीन से डिस्कस ना करना पड़े, सीधा जो नोट्स बनाया है वहाँ से मैं आपको शेयर कर दूंगा। नोट्स का एक बार कॉपी इस पर अपलोड करके कंप्यूटर पर, देन एक वीडियो में आपको ये चीज़ शेयर कर दूंगा। इसके बाद में आगे इसमें और डिस्कस जो करना है, हमें एयर क्वालिटी डेटाबेस के बारे में बात करना है कि कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट का डेटा WHO कलेक्ट करता है और उसको पब्लिश करता है। जैसे लास्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन आया था, PM10 का कंसंट्रेशन और PM2.5 का कंसंट्रेशन कितना है WHO के हिसाब से, तो वो मैंने नोट्स में उसको इंक्लूड कर लिया है, और पॉल्यूटेंट है उनका भी इंक्लूड वहाँ पे कर लिया है। अदर इनिशिएटिव एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए है, थोड़े बहुत ध्यान रखने, बाकी काम चल जाएगा। वाटर पॉल्यूशन कंजर्वेशन पे, एक तो आपको जो UN वाटर समिट है ना, इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर पे है, वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर स्कार्सिटी काफ़ी बढ़ रही है, चैलेंजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, और कह सकते हैं ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, क्रिटिकल हो रहा है, ऐसी की सारी कंडीशन 3 कंडीशन में मेंशन की है, वो वहाँ पे देखनी है। वाटर कन्वेंशन है, बस इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा रखना है कि कौन किसने इसको कन्वेंशन को करवाया है। अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, इसका जरूर याद रखना, 6 तरह के अनकन्वेंशनल मेथड बताए हैं, तो वाटर पे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और फिर दे देगा कि ये कौन कौन से मेथड इसमें कन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। हैवी मेटल कंटेमिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल UPSC का ट्रेंड चेंज हो रहा है हैवी मेटल्स पे, हैवी मेटल्स का जो कंटेमिनेशन है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखना है कि कौन कौन से मेटल्स जो है हैवी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। एक ये ध्यान रखना, PFAS का फुल फॉर्म याद रखें। PFAS होता क्या, सीधा सिंपल दे देगा कि PFAS ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, तो आपके क्या होते हैं, ये पर्याप्त पॉली फ्लूरो एल्किल्स होते हैं, तो इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। वाटर पॉल्यूटेंट और कौन से हैं, अर्थगंगा क्या है, इसका 3% GDP में कंट्रीब्यूट करेगा, ये अर्थगंगा में हमें डिस्कस करना है। और इसमें चीज़ें हैं कि CBD के बारे में बात करेंगे, जो COP15 की हुई थी। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप क्या है, बैरोमीटर रिपोर्ट 2022 की, अच्छा एक सेकंड, ये तो थर्ड चालू हो गया, मैं और ऊपर लेता हूँ इसको, ये रहा, ये रहा। इसके अलावा COP15 है, COP15 CBD की नहीं, यहाँ पे हम UNCCD की बात करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन में और कौन से प्रोग्राम्स रन है अभी, उनको बात करेंगे। लाइट पॉल्यूशन पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं लाइट पॉल्यूशन के, तो इसमें शायद 4 या 5 इसके मेथड होते हैं, मतलब 4 या 5 तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है कि ऐसे ऐसे लाइट पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना कि लाइट पॉल्यूशन के नुकसान क्या है, वो सबको मालूम होता है। वेस्ट मैनेजमेंट में सिंगल यूज प्लास्टिक की उसको बैन किया है। इसके अलावा जो कैरी बैग है उनका साइज बढ़ाया है 50 से 75 माइक्रोन, और इसके अलावा फिर 120 माइक्रोन। तो आपको ये बस साइज याद रखना है, वो माइक्रोन है, ठीक है, उसको बोल देता है या फिर वो माइक्रोमीटर बोल देता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना कि माइक्रोन एक अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया है उसका साइज। ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2022 आए हैं, इससे पहले ई वेस्ट गाइडलाइन 2011 में आई थी, और आपके काफ़ी रूल्स आए हैं पहले। अभी रिसेंट में क्या क्या चेंज किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट में, वो यहाँ पे बात करने की अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे।
अगला है इसमें इंटरनेशनल, जैसे कन्वेंशन है, स्टॉकहोम है, रोटरडैम है, इनका ऑब्जेक्टिव आपको पहले से मालूम है, तो यहाँ से नया पढ़ने की इसमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। रिपोर्ट इंडाइसिस जो है एक साथ क्लब कर लेंगे सभी रिपोर्ट। बायोडाइवर्सिटी में देखिए, बायोडाइवर्सिटी में आप खुद अंडरस्टूड इसमें रखते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है, ठीक है। बैरोमीटर रिपोर्ट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैरोमीटर रिपोर्ट में कौन कौन से कह सकते हैं कि कंपोनेंट हैं, उसके इंडिकेटर क्या क्या है। इसके अलावा रेड लिस्ट, जो आपकी थ्रेटन्ड स्पीसीज की रेड लिस्ट जो है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आपका BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये हमें देखना है। और साइट्स के नए आपकी स्पीसीज जो है फ्लोरा फोना की, उसमें थोड़ी सी बात करेंगे कौन सी नई जोड़ी गई है और कौन सी पहले से उसमें है। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन में फिर देखिए, एक है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2022 आया, इसमें क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई। चीता इंट्रोडक्शन आपको मालूम है अच्छे से, तो शायद इस पर क्वेश्चन ना बने क्योंकि सब लोग इसको प्रिपेयर कर चुके हैं। और अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो कि पहले आपका नमीबिया से आया था, आपकी बार आपका साउथ अफ्रीका से आया है, ऐसे यदि टर्म ऊपर नीचे करके आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा। प्रोजेक्ट टाइगर है, NTC अथॉरिटी है, इनका जो आपका स्टेचुरी मैंडेट जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, काफ़ी न्यूज में रहता है, इनका साइंटिफिक नेम है। इसका आपका कह सकते हैं कि IUCN का क्या स्टेटस है इनका, वो सारी चीज़ें बेसिक होनी चाहिए। टाइगर है, GIB है, चीता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। एलिफेंट रिजर्व बनाया गया, तो एलिफेंट रिजर्व में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट में भी एलिफेंट्स के लिए कुछ अलग से प्रोविजन किए गए, वो आपको मेंशन वहाँ पे करने को मिलेगा। इन्वेजिव स्पीसीज़ में, EEZ में, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में कौन कौन सी नई चीज़ जोड़ी गई है। इको सेंसिटिव जोन है, इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया है, इसकी मैप प्रैक्टिस करनी है। स्पीसीज जो न्यूज़ में रही है उनका नाम हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन सी न्यूज में है। फॉरेस्ट में आपका कंजर्वेशन रूल्स 2022 आए। CFR है आपका, जिसे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट बोलते हैं, और कुछ और न्यूज है जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वेटलैंड और कोस्ट, जो आपका कोस्ट लैंड और ओशंस जो है, यहाँ पे नई रामसर साइट कौन सी है इसकी मैप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, ये क्या होते हैं ये भी हम बात करेंगे। ब्लू फ्लैग बीच, ठीक है, पहले 11 थे, अभी और बढ़ गए हैं, उसकी बात करेंगे कौन कौन सी ब्लू फ्लैग बीच है और कौन इनको जारी करता है सर्टिफिकेशन की ये फ्लैग, जो ब्लू फ्लैग इस बीच को मिलेगा। ग्रेट बैरियर रीफ, कई बार इसको पढ़ चुके हैं, नया यहाँ पे पढ़ने का कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। आपके स्टैटिक नोट्स से वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड अदर इनिशिएटिव है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ से आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा। रिपोर्ट इंडाइसिस फिर से हम इंक्लूड कर देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मैंने अभी नोट्स बना लिया है। इसकी SDR रिपोर्ट है, इसमें आपका 121 रैंक है इंडिया की 163 नेशंस में @2022। मैं इस तरह से रिपोर्ट को लिखता हूँ, ये इंडिया का साइन बना के इस तरह से 121 अपॉन टोटल नेशन उसका ईयर। इसके अलावा ये एक आपका पायलट प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये किसने बनाया है, ये बस आपको ध्यान रखना है कि इसी ये किसने चलाया है। आपका SGB सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, इसमें कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स होंगे, या कौन कौन से ऐसे एनर्जी जनरेशन के प्रोजेक्ट होंगे जो इसमें अलाउड नहीं है, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने का कुछ नहीं है। और इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो बॉन्ड वगैरह है तो सेबी इसको रेगुलेट करेगा, बॉन्ड मार्केट को। ऐसा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। ग्रीन परमिट है, ग्रीन परमिट मतलब आपको जो लीज मिलती है तो उसमें आपको अलाउड किया जाता है, आपका जो होता है ना, EIA जो होता है आपका, उसमें आपको नॉर्म्स होती हैं कि इतने साल के लिए परमिट दिया गया है, तो उसमें कुछ बदले गए हैं परमिट, वो यहाँ पे बात करेंगे। और क्लाउड फॉरेस्ट असेट है, क्लाउड फॉरेस्ट के बारे में बात करें, क्लाउड फॉरेस्ट होते क्या है, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ नहीं देखना, क्लाउड फॉरेस्ट कौन डिक्लेयर करता है और कैसे कैसे क्लाउड फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो जो जनरलाइज स्टेटमेंट बनते हैं प्रीलिम्स में, वो उसकी यहाँ बात करेंगे कि क्लाउड फॉरेस्ट के बारे में जो आपको सिग्निफिकेंस मालूम चलेगा तो वहाँ सब चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव फ्यूल्स में आपका ओशन थर्मल एनर्जी है, इसका मेथड जो है वो देखेंगे। कोल गैसिफिकेशन का मेथड है वो देखेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में कौन कौन सी 4 जनरेशन है और कौन कौन से बायोफ्यूल, बायोमास, बायोगैस में उनकी डेफिनेशन है वो देखेंगे। बायो एनर्जी प्रोग्राम में 3 प्रोग्राम आपके मिलाए गए हैं, सब स्कीम्स जो थी पहले उनको देखेंगे। PM कुसुम में नई चीज़ें क्या जोड़ी गई है आपका, ठीक है। बैंक गारंटी के नाम से कुछ ऐसा एक टर्म था, ठीक है, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, A, B, and C,
प्लान कह सकते हैं कि ग्रिड बनाने की, ग्रिड से कनेक्ट करने की, वाटर पंप लगाने की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। काफ़ी पुरानी न्यूज़ है ये, पीएम कुसुम स्कीम वाली, लेकिन नया अपडेट जो है उसको हम वहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2022 आया है, तो इसमें कंज्यूमर्स को राइट दिया गया है कि वो कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज से। तो कुछ पॉइंट जो हमें याद रखने हैं कि अपन उसको, ताकि ऑप्शन यदि आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो वहाँ पे हम उसको एलिमिनेट कर सके कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में ऐसी बात तो शायद की गई होगी। और कुछ सोर्सेज की बात की गई है जियो थर्मल वगैरह की, तो वो यहाँ पे हम देख लेंगे। एनर्जी इफिशियंसी में देखिए आपका एक तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया, और आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022 अमेंडमेंट के फॉर्म में आया था। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें बात की गई वो भी हम नोट्स मैंने क्लिप किया है, वहाँ से इसको डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में देखिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग पहले से चल रहा है, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वगैरह, उसमें आपका नेचुरल फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उसमें डिफरेंस भी वहाँ बताया गया है। और बीजामृत वगैरह जो 4 टर्म है वो वहाँ पे मेंशन की गई है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है, जैसे इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, ऐसी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी आपका मिलेट 3 तरह के होते हैं, शूडो मिलेट होते हैं, ठीक है, ये आपका होते हैं माइक्रो होते हैं, ठीक है, जिसे मिनी भी कहते हैं। तो 3 तरह की इनकी कैटेगरी होती है, और शूडो वाला जो है इसके 2 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। डायरेक्ट सीडेड राइस काफ़ी न्यूज पहले रह चुका है, तो अभी इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके काफ़ी नुकसान है, काफ़ी फायदे हैं। नुकसान क्या है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइट टू रिपेयर है, राइट टू रिपेयर में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं बस वो याद रखना है। राइट टू रिपेयर में और क्या क्या सिग्निफिकेंस वगैरह है वो सबको मालूम है, राइट टू रिपेयर का फायदा क्या है। इसके अलावा आपका डैम सेफ्टी एक्ट है आपका, केरला और तमिलनाडु में जो टसल चलता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे इसमें बात करेंगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो न्यूज़ में रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट तो आपका लद्दाख का है, लद्दाख नहीं, एक JNK का है, और 3 आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो उनके बस नाम याद रखना है, क्योंकि यदि नाम आ जाते हैं तो अरुणाचल वालों को तो हम वहाँ से देख लेंगे, उनके नाम से डिकोड कर लेंगे कि हाँ ये तो नॉर्थ ईस्ट का हो सकता है। यदि नॉर्थ ईस्ट में अलग से स्टेट असम वगैरह दे दिया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बाकी उसका नाम से एक बार याद रखेंगे तो लॉजिक सेट हो जाएगा। डीप सी माइनिंग के क्या इम्पैक्ट है, क्या इंडिया ISA जो है उसने परमिशन दे रखी है, क्या इंडिया ISA का मेंबर है, क्या ISA कब बना, ISA का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखना है। बाकी डीप सी माइनिंग में नया कुछ नहीं देखना। 3 तरह के इसमें आप कह सकते हैं कि मिनरल्स निकलते हैं, तो उनको वहाँ पे बात करेंगे। रिवर प्रोजेक्ट में आपका एक तो ERCP है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट और है, तो 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे सिर्फ नाम और उनका स्टेट, कंसर्निंग स्टेट जो है उसको देखेंगे। रिपोर्ट इंडाइसेस है, इसको फिर से शेयर कर देंगे एक साथ मिला के इनको। ज्योग्राफी में आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इसको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। और ला नीना कंडीशन जो है इसको भी करने की जरूरत यहाँ से नहीं है, क्योंकि ये आपने पहले से कर रखा होगा, तो यहाँ से इसको आप हटा दें। कारोकोरम एनोमली जो है इसके बारे में बस आपको देखना है कि ये है क्या। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमें बेसिक आता है। यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखिए 112 से 114 पेज तक, मतलब आपको 3 पेज यहाँ से करने होंगे। 3 पेज में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो यहाँ से करने का कोई जरूरत नहीं है। बस ये न्यूज़ में क्यों था वो आपको मालूम होना चाहिए, आपको आइडिया लग जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में जोशीमठ लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड के बारे में अभी लैंडस्लाइड मैप जारी किया गया है, 2-3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखा था, ठीक है। उसको आप देख लें, या फिर मैं चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। इसके अलावा साइक्लोन असानी कहाँ पे आया था, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। CD आ रही है, नया इसमें कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, पुरानी चीज़ें ही चलती रहती हैं, तो ये आपको पहले से आता है, इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इसको बोलते हैं DRR, ठीक है। ये आपका ग्लोबल प्लेटफॉर्म अभी बनाया है 2022 में, तो किसने बनाया है और आपका DRR कब से आया है, सेंडाई फ्रेमवर्क से है या कौन से फ्रेमवर्क के अंदर ये वर्क कर रहा है, ये बेसिक आपको आना चाहिए। अदर डिजास्टर है, सबको आती है। बस एक इंटरनेशनल डिजास्टर ये आप कहाँ कहाँ पे है, जैसे अभी आपका इंडोनेशिया का जो आइलैंड है जावा है शायद, वहाँ पे अभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। तो ऐसे IR में जो न्यूज़ रहती हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो, बस आप उसको नोट करते रहें, और एग्जाम से पहले मैं भी आपको उसको शेयर कर दूंगा। और काफ़ी और चैनल भी हैं, वहाँ से शेयर आपको करने को मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगी। रिपोर्ट इंडाइसिस एक साथ आ जाएगी। इसके बाद में माउलू केव आपकी मेघालय की है, बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये आपका ग्राउंड वाटर केव जो होती है, ग्राउंड वाटर की वजह से बनने वाली, ठीक, कास्ट टोपोग्राफी में वहाँ से माउलू केव नाम याद रखना है, और उसका कंसर्निंग स्टेट याद रखना है। और न्यूज़ जो है वो
छोटी छोटी न्यूज़ है, बस इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बाकी उसमें टाइम वेस्ट करने वाली ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस इन इंटरनेशनल इंडिया, जोग्राफिकल फीचर्स, कंट्रीज इन न्यूज़, ये यहाँ से करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की इसमें जो न्यूज़ क्लब की गई है ये पहले से इनका जो मैप प्रैक्टिस है पहले से लास्ट ईयर की उसी में थोड़ा बहुत ऐड किया, बाकी सब पुराना सब रिपीट हो रहा है। तो ये यहाँ से आपको टाइम वेस्ट करने का यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अपेंडिक्स में आपका देखिए COP27 के इनिशिएटिव जो है ना, इनके नाम याद रखें। सबसे जरूरी है इनके नेम, ठीक है, नेम और किसने लॉन्च किया, ठीक है, और इसमें क्या कोई फिक्स टारगेट है क्या, फिक्स टारगेट। देखियो COP27 में मैंडेटरी कुछ नहीं किया है, ठीक है, सब प्रोविजन बनाए गए हैं। तो फंड कितना बनाया गया है या उससे टारगेट क्या अचीव हो सकते हैं, तो ऐसा कोई टारगेट फिक्स किया है। यदि टारगेट रैंडम है कि मतलब इतने से जैसे 25 से 30 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना है, आपका सोलर से इसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, तो इसको नहीं करें। पर्टिकुलर दिया कि नहीं हमें 300 गीगावाट जनरेट करना है एट द रेट 2030, तो इसको आप वहाँ से नोट कर लें, ठीक है। मैं आपको शेयर करूंगा तो आपको मालूम चल ही जाएगा। इसके अलावा आपकी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जिसको बोलते हैं BHS, जो इंडिया में अभी लेटेस्ट डिक्लेयर की गई है, ये आपको देखना है, तो ये आपको जरूरी हो जाता है। इसके अलावा नई रामसर साइट कौन कौन सी है ये भी आपको देखनी है कि ये वाली जो रामसर साइट उसमें ऐड की गई है। तो आई होप आपको ये मालूम चल गया कि कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ देखने हैं, कौन से यहाँ पे स्किप करने हैं। यहाँ से फिर अब 2 पार्ट में लगभग अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। एक पार्ट में हम आपका जो 4th टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक आपका सेकंड है पॉल्यूशन, और एक आपका है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसको इसको हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड बचेगा उसमें हम क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करेंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको करेंगे, ठीक है। तो 1 और या फिर कोशिश करेंगे 1 और 3rd को एक में करेंगे, 1 और 3rd को एक में करेंगे, और 2 और 4 को एक में करेंगे, और फिर जो रिमेनिंग बचेगा उसको 1/3 वाली जो वीडियो है उसको उसमें कर देंगे। 1 और 3rd वाले में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और इसकी यूटिलिटी कम रहती है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जबकि पॉल्यूशन वाला है इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से है, पॉल्यूटेंट से है, डेली लाइफ इम्पैक्ट से है, तो वो सारी चीज़ें देखने को वहाँ पे मिलती है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। आगे की वीडियो मैं आपके साथ शाम को शेयर कर दूंगा, तो आप उससे वहाँ से कंप्लीट कर लें और ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर ना करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका सिग्निफिकेंस, आउटकम्स, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, काफ़ी ज़्यादा फोकस है इस बार, ठीक है। इसलिए मैगजीन काफ़ी बड़ी हो गई है। बाकी यदि बात करें तो मैंने आपको बताऊँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जो नोट्स हैं वो मेरे 3 पेज A4 शीट का A4 शीट के 3 पेजेस मैंने बनाए हैं, उसमें मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक हो गया, और पॉल्यूशन वाला जो है ये A4 शीट का मेरा लगभग ये भी 3 या 4 पेज है, इसमें कंप्लीट हो गया। तो ऐसे बात करें तो लगभग 10 पेज में ये पूरी मैगजीन खत्म हो जाएगी A4 शीट में, दोनों साइड के पेज आगे और पीछे से मिला के ये एक पेज होता है, तो ऐसे 10 पेजेज में पूरी मैगजीन कवर हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं डायरी फॉर्मेट में पेज को कट करके बनाता हूँ, तो वहाँ से आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन वो पेज टोटल 10 ही होते हैं, ठीक है। तो आपको यदि लगे तो मैं चैनल पे कुछ वीडियोस उसका जैसे शॉर्ट वगैरह में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लें, ताकि उसमें डायरेक्ट टॉपिक जैसे हिट कर, जैसे यहाँ पे एक आपको उसका आइडिया दे दूंगा, आगे वीडियो आएगी उसमें सबसे पहले वो टॉपिक ही मैं लगा दूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, अभी आपको बताया 121/2022, तो इस तरह से रिपोर्ट याद करने का तरीका हो जाता है, जिसमें हमें मिस्टेक नहीं होती है। जो मैथमेटिक्स नेचुरल साइंसेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, और नॉर्मल जो ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं वो भी आराम से कर सकते हैं। बस आपको उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि 2-3 साल की रिपोर्ट उसको याद रखें। करंट में ज़्यादा ज़रूरी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ही उसको याद वहाँ पे करने की कोशिश करें। बाकी आप उसको ज़्यादातर दोस्तों में डिस्कशन करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ से बेनिफिशियल वो चीज़ें रहेंगी। चलो मिलते हैं फर्स्ट वीडियो में इसके। ये आपका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले कि कहाँ टाइम लगाना है और कहाँ टाइम बचाना है, ठीक है। अदरवाइज आप 120 पेजेस को पढ़ेंगे तो आपको लगभग 3 दिन कंप्लीट लग जाना है तरीके से उसको कंप्लीट करने में।